नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो शख्सियत हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। नमस्ते जी। और सिर्फ पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि एक तरह से आधुनिक भारत की रूपरेखा बनाने वालों में से एक। बिल्कुल। हमारे पास आज दो जीवनी लेख हैं जिनसे हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक है पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विस्तृत जीवन परिचय। तो इन स्रोतों के आधार पर हम नेहरू के जीवन के अलग-अलग पहलू देखेंगे। जैसे उनका बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या रोल रहा। और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके काम, उनकी नीतियां, थोड़ा उनका निजी जीवन भी, और अंत में उनकी विरासत जिस पर आज तक बात होती है। सही कहा। और कुछ दिलचस्प सवाल भी हैं, जैसे नेहरू और बच्चे, चाचा नेहरू क्यों कहा जाता था, जन्मदिन बाल दिवस बन गया, और वो 9 बार जेल क्यों गए, कुल कितना वक्त बिताया उन्होंने जेल में। हाँ, ये भी अहम है। और उनकी वो मशहूर गुटनिरपेक्ष नीति। हाँ, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसका क्या हुआ, खासकर 1962 चीन युद्ध के बाद। जी, तो इन सब पर बात करते हैं इन लेखों की मदद से। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। अच्छा। एक बहुत ही संपन्न प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में। हाँ, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, वो तो खुद बहुत बड़े वकील थे ना, और कांग्रेस के नेता भी। बिल्कुल, बहुत बड़े वकील और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 2 बार। तो घर में ही राजनीति और बौद्धिकता का माहौल था। जाहिर है। माँ का नाम स्वरूप रानी थुसू था शायद। जी, स्वरूप रानी थुसू। वो भी एक सम्मानित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं। जवाहरलाल सबसे बड़े थे, उनकी 2 बहनें थीं। हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित। जी, जो बाद में यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एक इतिहास रचा उन्होंने। कमाल है। और दूसरी? कृष्णा हठी सिंह, वो भी जानी मानी लेखिका बनी। तो मतलब पूरा परिवार ही काफी प्रभावशाली था। बचपन कैसा था उनका? घर पर ही पढ़ाई हुई? हाँ, बचपन काफी आरामदायक था। घर पर ही अच्छी शिक्षा मिली। एक ट्यूटर थे फर्डिनेंड ब्रुक्स, आयरिश फ्रेंच। अच्छा, हाँ, सुना है इनके बारे में। थियोसॉफी से परिचय कराया था शायद। जी हाँ, थियोसॉफी मतलब एक तरह का आध्यात्मिक दर्शन जो सभी धर्मों के मूल सत्य की बात करता है। एनी बेसेंट के भी संपर्क में आए वो। लेकिन नेहरू ने खुद अपने बचपन को शांत और घटना रहित कहा है ना? हाँ, कहा तो है, लेकिन साथ ही वो बाहरी दुनिया की घटनाओं में रुचि लेते थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका का बोअर युद्ध या रूस जापान युद्ध। कहते हैं इन घटनाओं ने उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाई। और फिर 15 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए, हैरो स्कूल। जी, हैरो स्कूल। वहां उनका निकनेम जो पड़ गया था। जो? अच्छा, फिर कैम्ब्रिज गए। हाँ, हैरो के बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। 1910 में नेचुरल साइंसेज में ऑनर्स किया। विज्ञान पढ़ा? मुझे लगा था इतिहास या राजनीति पढ़ी होगी। पढ़ा तो विज्ञान था, लेकिन रुचि उनकी सब चीजों में थी। राजनीति, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, सब पढ़ा। उस दौर के बड़े विचारक थे ना, कीन्स, बर्नार्ड शॉ, एच.जी. वेल्स। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनके विचारों का गहरा असर पड़ा उन पे। और फिर लंदन में वकालत की पढ़ाई की, इनर टेम्पल से। जी, बैरिस्टर बने 1912 में। तो इंग्लैंड के ये जो 7 साल थे, ये सिर्फ पढ़ाई के नहीं थे। यहीं पर वो पश्चिमी लिबरल विचारों से, फैबियन समाजवाद से। फैबियन समाजवाद वो क्या था, मतलब क्रांति के बजाय धीरे धीरे लोकतांत्रिक सुधारों से समाजवाद लाने की सोच, और आयरिश राष्ट्रवाद, इन सब विचारधाराओं से उनका सामना हुआ। ये सब उनके बाद के विचारों की नींव बने। तो 1912 में वो भारत वापस आ गए। हाँ, 1912 में लौटे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की, पर जैसा आपने कहा, मन शायद लगा नहीं। देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था वो उन्हें खींच रहा था। उसी साल बैंकीपुर, पटना के पास कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। कह सकते हैं ये सक्रिय राजनीति में पहला कदम था। और फिर गांधी जी से मुलाकात, वो कब हुई? 1916 में पहली मुलाकात। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी का असली प्रभाव उन पर 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पड़ा। हाँ, उस घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया था। बिल्कुल। इसी बीच 1916 में उनकी शादी हुई कमला कौल से। कमला नेहरू भी स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना? जी हाँ, वो भी आंदोलन में सक्रिय रहीं। फिर 1917 में बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी। बिल्कुल। तो राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ती गई। 1919 में
होम रूल लीग के सचिव बने। 1920 में प्रतापगढ़ में किसानों का पहला मार्च ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, किसानों से सीधा जुड़ाव। हाँ, फिर आया गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920-22 वाला। इसमें तो वो पूरी तरह शामिल हो गए होंगे। हाँ, और इसी दौरान पहली बार जेल गए। यहीं से वो जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1923 में तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। उनकी भूमिका बढ़ रही थी मतलब। अच्छा, मैंने सुना है वो यूरोप और सोवियत संघ भी गए थे शुरू में। मार्क्सवाद का कुछ असर पड़ा था? हाँ, 1926-27 की बात है ये। यूरोप और सोवियत संघ का दौरा किया था। सोवियत संघ की जो प्लानिंग थी, समाजवादी व्यवस्था, उसने उन्हें प्रभावित तो किया, खासकर इकोनॉमी की प्लानिंग। लेकिन वो कभी पूरी तरह कम्युनिस्ट नहीं बने। समाजवाद का असर रहा, पर भारतीय संदर्भ में। वैसे 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था, घायल हुए थे। ओहो। और फिर आया 1929 का लाहौर अधिवेशन। वो तो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। बिल्कुल, मील का पत्थर था वो। नेहरू उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। हाँ, और उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। जी हाँ, पहली बार कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी घोषित किया। ये बहुत बड़ा कदम था उस समय। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला भी वहीं हुआ। हाँ, तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और 1930 में पहली बार मनाया भी गया। लेकिन आज़ादी इतनी आसानी से कहाँ मिलनी थी। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ और नेहरू फिर गिरफ्तार हो गए। जी, कुल मिला के जैसा आपने पहले पूछा था, वो 9 बार जेल गए। 9 बार। कितना समय बिताया होगा जेल में? कुल मिलाकर करीब 9 साल। बहुत लंबा समय है वाकई। लेकिन उन्होंने समय का गजब का इस्तेमाल किया। जेल उनके लिए पढ़ने और लिखने की जगह बन गई। अल्मोड़ा जेल में उन्होंने अपनी मशहूर आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध किताब है। जी, वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं, उस दौर के भारत की भी कहानी है। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी गिरफ्तारी हुई होगी। हाँ, अहमदनगर किले में नजरबंद रखा गया, करीब 3 साल। 3 साल? जी, और यहीं पर उन्होंने अपनी एक और महान कृति लिखी, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ, भारत के इतिहास और संस्कृति पर। बिल्कुल, उनका गहरा चिंतन दिखता है उसमें। 1945 में रिहा हुए। उसके बाद तो माहौल तेजी से बदला। 1946 में अंतरिम सरकार बनी। हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट। उसमें वो फैक्टिकली वाइस प्रेसिडेंट जैसे थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाने की कोशिश की, पर विभाजन नहीं टल सका। वो तो बहुत ही मुश्किल और दुखद दौर रहा होगा। बहुत ज्यादा, पूरे देश के लिए और उनके लिए भी। और फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और वो भाषण, क्रिस्ट विद डेस्टिनी। नियति से साक्षात्कार। आज भी सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नए राष्ट्र की उम्मीदें, सपने, सब कुछ था उसमें। प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनौतियां तो बहुत बड़ी होंगी। पहाड़ जैसी। सबसे पहले तो संविधान बनाना, फिर 550 से ज्यादा रियासतें थीं, उन्हें भारत में मिलाना। हाँ, वो तो बड़ा काम था। सरदार पटेल का नाम आता है इसमें। बिल्कुल, सरदार पटेल का दृढ़ नेतृत्व था और नेहरू का पूरा समर्थन। कुछ रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ थोड़ी आनाकानी कर रही थी, लेकिन आखिरकार सब भारत का हिस्सा बनी। और फिर राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ, भाषा के आधार पर। जी, 1956 में। वो भी एक बड़ा थोड़ा विवादास्पद कदम था, लेकिन जरूरी माना गया। आर्थिक मोर्चे पर क्या किया उन्होंने? आपने सोवियत प्रभाव की बात की थी। हाँ, तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। ना पूरी तरह कैपिटलिस्ट, ना पूरी तरह समाजवादी, मतलब बीच का रास्ता। हाँ, एक तरह से योजना आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन, और 5 वर्षीय योजनाएं शुरू की, 5 ईयर प्लान्स। पहली योजना किस पर थी? पहली योजना 1951-56 खेती पर ज्यादा केंद्रित थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। सही। फिर दूसरी योजना 1956-61 में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, स्टील प्लांट्स, मशीनें, बिजली। अच्छा, यहीं से वो बड़े बड़े पीएसयू बने। जी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया। माना गया कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है। बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी दिशा में था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। विदेश नीति की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम, वो नेहरू की पहचान जैसा बन गया है ना। गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे। ये नए आजाद हुए देशों के लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, अपनी आवाज बुलंद करने का एक मंच मिल गया उन्हें, तीसरी दुनिया की आवाज।
और चीन के साथ वो पंचशील सिद्धांत। हाँ, 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, हमला न करना, आंतरिक मामला में दखल न देना वगैरह। नेहरू को उम्मीद थी कि इससे भारत चीन रिश्ते अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, उन्हें बहुत उम्मीद थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता भी की, जैसे कोरिया युद्ध में, स्वेज नहर संकट में। लेकिन फिर 1962 में चीन से युद्ध हो गया। ये तो पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई के बिल्कुल उलट था। जी, 1962 का युद्ध नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, पर्सनल लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी। भारत की हार हुई उसमें। हाँ, भारत की हार हुई और इसने उनकी चीन नीति पर और पूरी विदेश नीति पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहा जाता है कि इस सदमे से वो उबर नहीं पाए, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। हाँ, ऐसा माना जाता है। ये उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। घरेलू नीतियों पर वापस आते हैं। हम्म, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये उनके लिए कितना अहम था? बहुत ज्यादा। वो भारत को एक मॉडर्न सेक्युलर राष्ट्र बनाना चाहते थे, जहां कानून की नजर में सब बराबर हों, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को बहुत बढ़ावा दिया। और महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे वो। जी, काफी विरोध हुआ था उसका, लेकिन वो दृढ़ रहे। उस बिल ने हिंदू महिलाओं को संपत्ति में, शादी, तलाक के मामलों में ज्यादा अधिकार दिए। ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। शिक्षा के क्षेत्र में IITs और IIMs की स्थापना, ये भी उन्हीं का विजन था। बिल्कुल। ये उनकी दूरदृष्टि थी। उन्हें पता था कि भारत को आगे ले जाने के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन चाहिए। आज ये संस्थान हमारी शान है। और सबसे बड़ी बात शायद लोकतंत्र को मजबूत करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले 3 आम चुनाव 1951, 52, 1957 और 1962 आसानी से जीते। इससे भारत में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं, लोगों का भरोसा बना। अब थोड़ा उनके निजी जीवन और विचारों पर आते हैं। उनकी पत्नी कमला नेहरू का देहांत 1936 में हो गया था, टीबी से। जी, ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान था। विचारधारा की बात करें तो वो खुद को हिंदू एग्नोस्टिक कहते थे। इसका क्या मतलब है? एग्नोस्टिक मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर निश्चित ना हो, संशयवादी हो। वो हिंदू संस्कृति और दर्शन का सम्मान करते थे, लेकिन संगठित धर्म को, मतलब रस्म रिवाज को, अक्सर प्रगति में बाधा मानते थे। तो वो वैज्ञानिक सोच पर ज्यादा जोर देते थे, तर्क और मानवीय मूल्य। प्रकृति से भी उन्हें बहुत लगाव था। और बच्चों के बीच वो चाचा नेहरू के रूप में इतने पॉपुलर कैसे हो गए? कहते हैं उन्हें बच्चों से एक स्वाभाविक लगाव था। वो उनके साथ बहुत सहज रहते थे, खेलते थे, बातें करते थे। शायद प्रधानमंत्री की गंभीर छवि से अलग उनका ये रूप बच्चों को और बड़ों को भी बहुत पसंद आया। इसलिए उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और एक लेखक के तौर पर भी उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। जेल में लिखी किताबें, हाँ, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो उन्होंने इंदिरा जी को चिट्ठियों के रूप में लिखी थी, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये उनके ज्ञान, उनकी समझ, उनकी भाषा शैली का प्रमाण है। तो अगर उनकी पूरी विरासत को देखें तो क्या मुख्य पॉजिटिव बातें निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत में संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता को एक सरकारी नीति के तौर पर स्थापित करना। तीसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, IITs वगैरह। चौथा, गुटनिरपेक्षता के जरिए दुनिया में भारत को एक स्वतंत्र पहचान दिलाना। इन सब के लिए उन्हें 1955 में भारत रत्न भी मिला था। और आलोचना किन बातों पर होती है? आलोचना भी होती है, बिल्कुल। कुछ आर्थिक नीतियों पर, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और PSU पर ज्यादा जोर देने से कहीं निजी क्षेत्र पीछे रह गया, विकास धीमा हुआ, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। 1962 की चीन से हार, उसे उनकी विदेश नीति की बड़ी नाकामी माना जाता है। कश्मीर का मुद्दा जो आज तक चल रहा है। हाँ। और एक और बात, 1959 में केरल में जो चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी, उसे बर्खास्त करने का फैसला, वो आज भी विवादास्पद है। तो मतलब विरासत काफी मिली-जुली है, उपलब्धियां भी हैं, विफलताएं भी, और कुछ ऐसे फैसले जिन पर आज भी बहस होती है। बिल्कुल। और शायद यही चीज नेहरू को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। उनके काम, उनके विचार, उनके फैसले, सही या गलत, उन पर आज भी इतनी चर्चा होती है। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा रहा है। 1962 के युद्ध के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया।
है ना? जी, स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और फिर 27 मई 1964 को दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे हुआ था। उस जगह को शांतिवन कहते हैं। जी, शांतिवन, उनकी शांति और विश्व बंधुत्व के आदर्शों का प्रतीक। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो पंडित नेहरू सिर्फ पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, सालों जेल में रहे, एक विचारक थे, लेखक थे, और आज़ादी के बाद एक बिखरे हुए देश को साथ लाकर एक मॉडर्न राष्ट्र की नींव रखने वाले आर्किटेक्ट थे। बिल्कुल, पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक विकास की शुरुआत की, गुटनिरपेक्षता से दुनिया में भारत को एक अलग मुकाम दिलाया, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया, ये सब उनकी देन है। हाँ, लेकिन जैसा हमने बात की, तस्वीर पूरी तरह सफेद नहीं है। आईटीज और लोकतंत्र की मजबूती है, तो दूसरी तरफ चीन युद्ध की हार और आर्थिक मॉडल पर सवाल भी हैं। सही कहा, उनकी विरासत पर सहमतियां भी हैं, असहमतियां भी। जटिल है ये। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है कि हम आज भी उनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं। उनके फैसलों का असर आज भी महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि उन्होंने भारत की सोच और दिशा पर कितनी गहरी छाप छोड़ी। नेहरू ने अपनी किताब का नाम रखा था भारत एक खोज। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि आज के भारत को देखते हुए नेहरू ने जिस भारत की खोज की थी या जिसका सपना देखा था, उसमें से क्या चीज आज सबसे ज्यादा अहम लगती है। और अगर वो आज का भारत देखते तो क्या सोचते, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? ये एक बड़ा सवाल है और शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक अच्छा बिंदु भी। यहीं पर इस चर्चा को रोकते हैं।